नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। हाल ही में शाहरुख खान की एक प्रसिद्ध मूवी आई है डंकी, जो कि डोंकी रूट पे आधारित है। तो आज हम लोग इसी डोंकी रूट पे बात करने जा रहे हैं। एक आम भारतीय के लिए आज भी विदेश जाना एक गौरव की बात होती है, खासकर अगर ये अमेरिका या ब्रिटेन जैसे समृद्ध देशों की बात हो तो। आज भी बहुत से भारतीयों का सपना होता है ऐसे देशों में जाके रोजगार करना, ऐसे देशों में रहना। पर जब ये कानूनी रूप से संभव नहीं होता है, तो बहुत से लोग अवैध और गैर कानूनी तरीके इस्तेमाल करके ऐसे देशों में जाने की कोशिश करते हैं। तो उन्हीं में से एक तरीका है डोंकी रूट। तो आइए आज हम ये डोंकी रूट के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये इतनी चर्चाओं में क्यों है। उसके बाद हम समझेंगे कि ये डोंकी रूट होता क्या है और लोग इस डोंकी रूट से जाने की कोशिश करते क्यों है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि डोंकी रूट में कितना पैसा खर्च होता है लोगों का, और नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, कितने आंकड़ों के हिसाब से हम समझेंगे कि कितने लोग हैं जो ये तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्या ये नंबर जो है, जो ये आंकड़ा है, ये चिंताजनक है भी कि नहीं। फिर हम समझेंगे कि जो कॉमन पॉपुलर डोंकी रूट के तरीके हैं, कि जो पॉपुलर रूट्स है डोंकी रूट्स, उनके बारे में समझेंगे। और अंतिम में हम लोग समझेंगे कि क्या चुनौतियां और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्या चैलेंजेस होते हैं डोंकी रूट में। तो इनके बारे में आज हम सब बात करेंगे। तो आइए हम सब शुरू करते हैं। तो पहले हम जानते हैं कि ये इतने चर्चाओं में है क्यों। तो जैसे कि मैंने बताया, शाहरुख खान की एक मूवी आई है हाल ही में डंकी, उसकी वजह से ये काफी चर्चाओं में है। इसके अलावा एक डोंकी फ्लाइट थी जो फ्रांस ने अभी अभी ग्राउंड करवाई थी अपने यहाँ, जो निकारागुआ जा रही थी। तो इस फ्लाइट में 303 भारतीय पकड़ाए गए थे। तो इस फ्लाइट को वापस से मुंबई भेज दिया गया था। तो ये भी काफी न्यूज में आई थी। और तीसरी चीज है कि हाल ही में यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर पेट्रोल की जो टीम होती है, जो वहां के बॉर्डर से जो इलीगली घुसने की कोशिश करते हैं, उन्होंने एक नंबर आंकड़ा जारी किया है, वो है 96,917। इसका मतलब है लगभग 97,000 केसेस इंडियंस पकड़ाए गए हैं इलीगली बॉर्डर को क्रॉस करते हुए, सिर्फ और सिर्फ 2023 में। तो ये करीबन 1 लाख भारतीय लोग इलीगली बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हुए पकड़ाए गए हैं, जो कि काफी बड़ा आंकड़ा है, काफी चिंताजनक है। तो आइए अब हम समझते हैं कि ये डोंकी रूट होता क्या है। तो जो डोंकी रूट का जो टर्म है, वो आता है एक पंजाबी वर्ड डंकी से, जिसका मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इसमें होता क्या है कि ये इलीगली किसी और देश में घुसने का तरीका होता है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं अमेरिका या ब्रिटेन जैसे समृद्ध देशों की, तो बहुत से लोग गैर कानूनी और अवैध तरीकों से इन देशों में घुसने की कोशिश करते हैं। तो उन्हीं में से एक तरीका है डोंकी रूट का। ठीक है। और अगर भारत में देखा जाए तो हरियाणा, गुजरात और पंजाब, ये 3 स्टेट से सबसे ज्यादा नौजवान युवा लोग इन देशों में जाने के लिए पकड़ाए गए हैं अभी तक इलीगली घुसने की कोशिश करते हुए। तो ये काफी चिंता का विषय है, और जो नंबर जारी किया गया था वो भी काफी चिंता का विषय है। तो आइए इसके आगे हम लोग समझते हैं डोंकी रूट की चैलेंजेस, कठिनाइयां, और उसके और क्यों लोग ये डोंकी रूट का इस्तेमाल करके अपने जान तक का जोखिम लगा के बाहर विदेश जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले जो बाहर की चमक धमक है, जो बाहर का कल्चर है, वो बहुत से लोगों को, बहुत से युवाओं को आकर्षित करता है। आप में से भी कई लोगों ने हॉलीवुड की मूवीज, टीवी शोज देखे होंगे। तो बाहर का जो एक चमक धमक का कल्चर है, जो बाहर की जो कल्चर का वो टीवी सीरीज और मूवीज में दिखाया जाता है, तो वो चीज बहुत लोगों को आकर्षित करता है बाहर जाने के लिए। दूसरा बहुत ही ऑब्वियस सा रीजन है कि बाहर पैसा बहुत ज्यादा है कंपेयर टू भारत। अगर आप देखें तो बाहर का जो पैसा है, खासकर अगर अमेरिका और ब्रिटेन जैसे समृद्ध देशों की बात की जाए, तो वहां पे पैसा काफी ज्यादा मिलता है और अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलती है। रोजगार की अपॉर्चुनिटीज हो, आपको कोई और चीज में अपॉर्चुनिटीज ट्राई करना हो, तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, अवसर बहुत ज्यादा है। तो पैसा और अवसर एक बहुत बड़ा कारण है लोगों के बाहर जाने का। उसके बाद है एजेंट्स जो होते हैं, वो कई बार झूठे वादे कर देते हैं, जिसको हम फ्रॉड भी बोलते हैं। तो बहुत सारे फ्रॉड एजेंट्स होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपको बोलेंगे कि हम आपको लीगली घुसाएंगे यूएस में, लीगली ले जाएंगे ब्रिटेन में, लेकिन वो तरीका एक्चुअल में इलीगल होता है। तो बहुत से लोग इस चीज से अनजान रहते हैं। वो जब पैसा दे रहे होते हैं तो उनको पता नहीं रहता कि ये इलीगल तरीका है, ये गैर कानूनी तरीका है। उन्हें लगता है कि उन्होंने एजेंट से संपर्क किया है, तो एजेंट उन्हें लीगली यूएस और यूके भेज रहा है। फिर एक और कारण हो सकता है बेटर लाइफस्टाइल का, कि बाहर की लाइफस्टाइल जो है वो हो सकता है बहुत लोगों को आकर्षित करे विदेश में जाके बसने के लिए।
बहुत सारे लोग हाल ही में पकड़ाए गए हैं माइनर्स के साथ, तो बहुत सारे पेरेंट्स का मे बी एजुकेशन के प्रति भी रवैया हो सकता है कि बाहर एजुकेशन अच्छा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। जबकि ये मुख्य कारण में तो नहीं आएगा, बट एजुकेशन भी वन ऑफ द रीजंस है कि लोग बाहर जाना चाहते हैं। फिर बाहर का जो अट्रैक्टिव कल्चर है, जो चमक धमक है, वो तो आप लोग जानते ही है। फिर जो है कंपटीशन जो है लोगों में वहां कम है, क्योंकि वहां की आबादी कम है, वहां पॉपुलेशन कम है, तो वहां एम्प्लॉयमेंट के लिए जो कंपटीशन है वो कम है। तो ये भी एक काम हो सकता है कि इंडिया में जो है रोजगार के लिए बहुत मारामारी है, तो बेरोजगारी की वजह से भी बहुत लोग बाहर जाना प्रेफर करते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पास्ट है, ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि हो सकता है कि आपके जानकार में कोई 5 साल 10 साल पहले किसी तरह यूएस या यूके चला गया हो। इन तरीकों से अगर वो चले गए हैं और आज आप उनसे जब बात करते हैं तो आप देखते हैं कि वो बहुत समृद्ध हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है भारतीयों के अंदर कि आज से पहले कोई 5 साल 10 साल पहले यूएस यूके किसी तरह चला गया था और आज वो एक बहुत ही समृद्ध जगह पे पहुंच गया है। तो आपको लगता है कि हम भी उनकी जगह, अगर हम भी उनकी तरह चले जाए तो हमारा भी जो जीवन है वो बहुत सुधर जाएगा। इसके बाद एक होता है, एक और कारण है, जबकि ये मुख्य कारण नहीं है, बट एलजीबीटीक्यू का, कि बहुत लोग हो सकता है कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि भारत आज भी उतना खुला नहीं है, ये सब मामलों में उतना ओपन नहीं है, यहाँ के लोग उतने एक्सेप्टेबल नहीं है एलजीबीटीक्यू वगैरह को लेके। तो उन्हें पता है कि ये यूके और यूएस जैसे देशों में एलजीबीटीक्यू की समस्या नहीं होती है। तो इस ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। एक और बहुत बड़ा कारण है जो कि 19 जैसे वो है वॉर या राइट्स। तो जैसे कि आप अगर किसी और देश के संदर्भ में समझिएगा, तो जैसे सीरिया हुआ, जहां पे आए दिन झगड़े होते रहते हैं, आए दिन राइट्स होते रहते हैं, आए दिन दूसरे देशों के साथ लड़ाइयां चल रही होती है। अभी हाल ही में इसराइल ने जो है गाजा पे अटैक किया, तो जो गाजा के लोग हैं, अब अक्सर लोग ये वॉर और ये सब जो वॉर टॉर्न कंट्रीज होती है, जो युद्ध से ग्रसित कंट्रीज होती है, जो युद्ध से ग्रसित देश होते हैं, इन्हें छोड़ के वो किसी ऐसे देश में जाना चाहते हैं जहां पे युद्ध वगैरह ना हो रहा हो। तो इस ऐसे में यूएस और यूके जो है, जो अमेरिका और ब्रिटेन है, वो बहुत ही स्टेबल कंट्रीज है। तो इन लोग ये लोगों का जो है, तो बहुत लोग इस कारण से भी जा सकते हैं। अब भारत के अगर अंदाजे से देखें तो 1984 में जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, तो 1984 में सिख सिख राइट्स हुए थे, जिसे हम सिख दंगे कहते हैं। तो बहुत सारे सिख लोग तब भारत से कनाडा की ओर मुख कर गए थे। उनका कारण ये था कि वो इंडिया में सिख राइट्स की वजह से सेफ फील नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने कनाडा जैसे देश में जाके बसना सही समझा। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि अगर कोई कंट्री बहुत अनस्टेबल है, तो लोग वहां से कोई ऐसे कंट्री में जाना चाहे जो थोड़ी स्टेबल है। और एक लास्ट लास्ट रीजन हो सकता है कि एक बेटर लाइफ की खोज, एक आशा रहती है कि अगर आप इन कंट्रीज में पहुंच गए तो आपको आपकी जो लाइफ होगी वो सुधर जाएगी, आपकी लाइफ जो है वो बेटर हो जाएगी अभी से। तो ये एक बहुत बड़ी आशा है लोगों में कि अगर हम अमेरिका पहुंच गए या ब्रिटेन पहुंच गए तो अब तो सब कुछ अच्छा ही होगा, अब लाइफ मेरी अच्छी ही होगी। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है, जो होप फॉर द बेटर लाइफ होता है ना, कि अगर हम बाहर चले गए तो बस अब बाहर जाने के बाद सब कुछ अच्छा होगा। तो ये जो होप है, ये भी बहुत सारे इंडियंस को ड्राइव करता है, बहुत सारे इंडियंस को आकर्षित करता है बाहर जाने के लिए। तो अब आप एक ग्राफ देखिएगा, ये जो एक ग्राफ है ये बताएगा नंबर ऑफ केसेस। तो अगर आप देखें 2011 में ये केस थे 2576, और आज की डेट में ये केस हो गया है 96,917, यानी करीब करीब 1 लाख। तो आप समझिए 2,500 केसेस से 1 लाख केसेस तक बढ़ गया है लास्ट 10 से 12 सालों में। तो ये काफी चिंता का विषय है, काफी काफी चिंता का विषय है, और इससे भारत की जो छवि है वो पूरे वर्ल्ड स्टेज पे खराब होती है कि इलीगली इतने सारे जो इमिग्रेंट्स हैं वो पकड़ाए गए हैं बॉर्डर पे। तो अब हम ये समझेंगे कि ये जो नंबर ऑफ केसेस है, ये हाल ही में इतने क्यों बढ़ रहे हैं, और जो नंबर्स है, जो आंकड़े हैं, उनकी मदद से हम समझेंगे कि ये कितना चिंता का विषय है। तो जो यूएस की अथॉरिटीज है, उन्होंने अभी तक 2 लाख भारतीयों को इलीगली, गैर कानूनी रूप से बॉर्डर पे पकड़ा है लास्ट 5 सालों में, जिसमें से 1 लाख तो बस इस साल का है, 2023 का है। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना चिंता का विषय है कि ये नंबर कितने तेजी से बढ़ रहा है। इसके बाद अगर आप देखा जाए तो यूएस ने एक आंकड़ा जारी किया है, जिसमें यूएस बोल रही है कि यूएस में भारतीय जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इलीगली रहने वाले लोग हैं। थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ पीपल लिविंग इलीगली है यूएस में। तो और उसका जो नंबर है वो है 7,25,000। इसका मतलब है कि 7,25,000 लोग वहां गैर कानूनी रूप से रह रहे हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं।
अगर ब्रिटेन का हम बात करें तो ब्रिटेन में इंग्लिश चैनल जो है जो ब्रिटेन को कनेक्ट करती है, तो वहां पे 683 इंडियंस पकड़ाए गए थे। तो लगभग लगभग 700 भारतीय पकड़ाए गए थे बोट से, जो इंग्लिश चैनल क्रॉस करके ब्रिटेन में घुसने की कोशिश कर रहे थे इलीगली। तो अब आप ये समझ ही रहे कि जब भी ये सारी चीजें होती है, जब भी इन्हें वापस डिपोर्ट किया जाता है, तो भारत की छवि पूरे विश्व के नजर में खराब होती है। अब इसके बाद अगर आप देखें तो यूके ने अभी एक आंकड़ा जारी किया है कि इंडियंस जो है वो सेकंड लार्जेस्ट माइग्रेंट ग्रुप है, और वो है जो इलीगली घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो यूएस में अपन थर्ड नंबर पे है और यूके पे अपन सेकंड नंबर पे है, जो कि इलीगली गैर कानूनी तरीके से ऐसे देशों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या ये डोंकी रूट सस्ता है? तो जी, ये डोंकी रूट बिल्कुल भी सस्ता नहीं है। एक डोंकी रूट का जो कॉस्ट है वो कहीं भी हो सकता है 15 लाख रुपए से लेके 40 लाख रुपए तक, और किसी किसी केसेस में तो ये तो 70 लाख से भी पार चला जाता है। तो एक आम भारतीय के लिए 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 70 लाख कोई छोटी और रकम तो होती नहीं है। कई सारे लोग हैं जो जीवन भर की कमाई, जिनकी सेविंग्स होती है इतने पैसे, तो ये कहीं से भी सस्ता ऑप्शन तो नहीं है कि हाँ भाई ये बहुत सस्ता ऑप्शन है कि हम इस ऑप्शन से चले जाएंगे बाहर। इसमें पैसे भी बहुत खर्च होते हैं, और जैसे कि हम आगे डिस्कस करेंगे, जो रियल लाइफ केसेस है, आप देखिएगा कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जमीन बेच दी, बहुत सारे लोगों ने लोन ले लिया, क्योंकि उनके दिमाग में बस एक ही चीज थी कि एक बार अगर किसी तरह हम यूएस पहुंच जाए, यूके पहुंच जाए, तो बस उसके बाद सब कुछ अच्छा होगा, हम लोन चुका देंगे, हम पैसे कमा लेंगे, हम सब कुछ कर लेंगे, बस किसी तरह एक बार यहाँ पहुंचना है। तो अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे आप एक टेबल देख पा रहे हैं, इसमें आप अगर देखिएगा तो आप देखिए नंबर ऑफ केसेस कैसे बढ़ रहे हैं। ये यूएस का ग्राफ है, यूएस का डेटा है, यूएस अथॉरिटीज ने हमारे साथ शेयर किया है इंडिया के साथ। तो आप देखिए 2020 में लगभग 19,843 केसेस थे, तो मतलब लगभग 20,000 केसेस थे। अगर यही देखें तो 2021 में 30,000 हो गए। अगर 2022 की बात करें तो ये 63,927, यानी कि लगभग 64,000 केसेस जो इलीगली घुसने की कोशिश कर रहे थे, और ये लास्ट ईयर बढ़ के 97,000 हो गया है। तो ये वाकई में बहुत बहुत चिंता का विषय है कि इतने सारे भारतीय अपने जान जोखिम में डाल के, अपनी जमीन बेच के, अपना घर बेच के ऐसी ऐसी चीजें इस्तेमाल करें जिसके बाद उन्हें सफलता भी नहीं मिल रही है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। तो अब हम समझेंगे कि जो पॉपुलर डोंकी रूट्स है, जो बहुत ही फेमस डोंकी रूट्स है, वो कहाँ से होके जाते हैं और ये कैसे जाते हैं। तो हम एक बेसिक चीज समझेंगे पहले। जो डोंकी रूट है ना, अब आप डायरेक्ट, क्योंकि आपको यूएस और यूके जाना है, तो यहाँ की माइग्रेशन पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट होती है। तो आप ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ से फ्लाइट लेके यूएस डायरेक्टली जा सकते हैं इलीगली, क्योंकि आपको वीजा चाहिए। तो आपके पास जब वीजा नहीं है तभी आप इलीगल वे यूज कर रहे हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के थ्रू यूएस ले जाया जाता है। तो जैसे 4 कंट्री, 5 कंट्री में भेजा गया, फिर वहां से किसी तरह बाई रोड या फिर बाई सी किसी तरह आपको यूएस घुसाया जाएगा। तो आप यूएस डायरेक्टली जा नहीं सकते। तो ऐसे ही एक अगर आप बात करें तो 2022 में सर्बिया एक कंट्री है। तो सर्बिया जो है वो यूरोप में एक कंट्री है, और ये इंडियंस के लिए बहुत ही टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री थी। ठीक है, यहाँ पे वीजा नहीं लगता था इंडियंस को। तो सर्बिया जो है वो यूज किया जाता था बहुत लोगों के द्वारा यूरोपियन कंट्रीज में घुसने के लिए। तो अगर आप बात करेंगे सर्बिया की, तो सर्बिया से अगर आप देखें, हंगरी, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, ये सब देश आसपास है। तो अब आप जब सर्बिया जाते हैं तो आपको एक सेंजन वीजा मिलता है। तो ये सेंजन वीजा जो है वो ऐसे, आप उस वीजा के रूप से आप यूरोप की सारी कंट्रीज में ट्रेवल कर सकते हैं। तो आप जब आप सर्बिया में उतरिएगा तो आपको वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा इंडियंस को। फिर आप किसी तरह यहाँ से ऑस्ट्रिया, हंगरी या फिर ये सब देश में जाइएगा। फिर वहां से बहुत लोगों को फ्रांस ले जाया जाता है। फिर फ्रांस के बाद वहां से इलीगली यूके घुसाने की कोशिश की जाती है। ये सारा जो खेल है ये एजेंट्स द्वारा होता है। तो हर एक मोड़ पे एजेंट्स होते हैं, तो वो एजेंट्स किसी तरह आपको यहाँ से एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले जाने में मदद करते हैं, और उसके बदले में एक बहुत मोटी रकम वसूलते हैं। तो अगर आप देखिएगा तो सर्बिया ने हाल ही में जो वीजा फ्री रेजीम था इंडिया के साथ, वो उन्होंने कॉल ऑफ कर दिया है। वो इंडियंस को विदाउट वीजा जाने नहीं देते सर्बिया। तो ये इसी वजह से है क्योंकि इलीगली इतने लोग सर्बिया का इस्तेमाल कर रहे थे जाने के लिए, कि सर्बिया को ये डिसीजन यूरोपियन यूनियन के प्रेशर पे लेना पड़ा कि भाई अब वो इंडियंस को 1 जनवरी 2023 से फ्री वीजा नहीं देते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारे भारतीय को पहले नेपाल, दुबई, अर्मेनिया ऐसी कंट्रीज में ले जाया जाता है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि अगर आपके ट्रैवल हिस्ट्री में बहुत सारी कंट्रीज दिखेगी, बहुत सारे देश दिखेंगे, तो सामने वाले जो ऑफिसर्स हैं उनको लगेगा कि ये कोई ट्रैवलर है,
इसे घूमना पसंद है, तो अगर आप 5 कंट्री, 6 कंट्री, 10 कंट्रीज दिखेगी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में, तो आप पे शक कम होगा। अगर आपके ट्रैवल हिस्ट्री में एक ही कंट्री दिखेगी तो हो सकता है आपसे 10 सवाल ज्यादा पूछे जाए। बट अगर 10-15 कंट्रीज घूम के आएंगे तो उन्हें लगेगा कि आप कोई ट्रैवलर है, आपका घूमना आपका शौक है, तो इस वजह से वो शायद सवाल कम करें। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो मैप है ये है सर्बिया। इसके आसपास देखिए, सर्बिया का जो बॉर्डर है वो रोमानिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया से सटा हुआ है। तो अगर आप सर्बिया उतरते थे पहले, तो आपको कोई भी वीजा की जरूरत नहीं होती थी। फिर आप सर्बिया से ये यूरोपियन नेशंस जाते थे, तो या तो फ्रांस या तो इटली के थ्रू आपको फिर यूके भेजा जाता था। ठीक है। तो यहाँ पे आप नंबर देख सकते हैं, 1.3 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स जो थे वो सर्बिया का इस्तेमाल करते हुए पकड़ाए हैं। तो ये 1.3 लाख इंडियंस नहीं है सिर्फ, ये पूरे सारे इलीगल इमिग्रेंट्स की स्टोरी है। बट सर्बिया जो था एक बहुत हॉटस्पॉट एरिया बन गया था इलीगली यूरोपियन कंट्रीज में घुसने के लिए। तो इस वजह से सर्बिया पे प्रेशर बना और फिर सर्बिया को अपना जो वीजा फ्री एंट्री था वो बंद करना पड़ा। अब हम समझते हैं कि यूएस में कैसे घुसा जाता है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है यूएस में घुसने के लिए वो होता है कि लैटिन अमेरिकी देश जो होते हैं, जो मेक्सिको के नीचे में जो देश है, आपको मैप में दिखेगा, जो मेक्सिको के जो नीचे जो देश आते हैं ना, उन्हें लैटिन अमेरिकी देश बोलते हैं। तो इन देशों के थ्रू किसी तरह आपको मेक्सिको घुसाया जाता है, और फिर मेक्सिको से जो यूएस का बॉर्डर है वो सटता है, तो आपको उसके थ्रू यूएस में घुसाया जाता है। तो जो कंट्रीज है लाइक इक्वाडोर हो गया, बोलीविया हो गया, गुआना हो गया, ये सब जो है इंडियंस को फ्री वीजा देती है ऑन अराइवल। तो इससे क्या होता है कि आप वहां पे उतरिएगा तो आपको वीजा वहीं पे मिल जाएगा, आपको यहां से वीजा का काम करके नहीं जाना पड़ेगा। जो अदर वीजा प्रोवाइडिंग कंट्रीज है वो है ब्राजील और वेनेजुएला। तो ये लोग जो है वो भारतीयों को बहुत इजीली टूरिस्ट वीजाज देती है। तो इस वजह से इन कंट्रीज में पहुंचना भारतीयों के लिए आसान काम है। अब बहुत सारे लोग आजकल यूरोप से होके भी जाते हैं मेक्सिको। तो इससे क्या होता है कि आप पहले यूरोप गए, यूरोपियन देशों में किसी एक देश का थप्पा लगा लिया, उसके बाद अगर आप मेक्सिको जाएंगे तो आप पे शक कम होगा, क्योंकि यूरोप से इलीगली माइग्रेट करने वाले लोग बहुत कम है। क्योंकि यूरोप खुद में एक समृद्ध कॉन्टिनेंट है, तो वहां से यूएस इलीगली घुसने वाले कम है। तो अगर आप पहले यूरोप जाएंगे और वहां से फिर अगर आप यूएस या मेक्सिको जैसे कंट्रीज जाएंगे तो आप पे शक कम होगा। एक और बहुत पॉपुलर रूट है इंडिया से दुबई, दुबई से अजरबैजान, वहां से टर्की, और फिर वहां से लैटिन अमेरिकी देश। इसमें भी वही वही रीजन है कि आपका कोई ट्रैवल हिस्ट्री बना दिया जाता है कि अरे आप दुबई भी गए थे, अजरबैजान भी गए थे, टर्की भी गए थे, तो आप पे शक कम हो, अथॉरिटीज जो है वो आप पे शक कम करे, क्योंकि ये इलीगल काम है। तो आपको पूरे टाइम चौकन्ने रहना है कि कोई भी अथॉरिटी मेरे को पकड़ ना ले। आप अगर किसी भी एक स्टेप पे पकड़े गए तो वहीं के वहीं आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा वापस भारत। तो मतलब पूरे टाइम ये तो डर बना ही रहता है कि जो अथॉरिटीज है वो कहीं पकड़ ना ले। तो इंडिया, दुबई, अजरबैजान, टर्की से लैटिन अमेरिकी देश, ये भी एक बहुत पॉपुलर रूट है। अब जो एजेंट्स होते हैं वो जो है वो हर स्टेप्स पे मौजूद रहते हैं, वो किसी तरह मदद करने की कोशिश करते हैं, वो भी अगर वो फ्रॉड एजेंट्स नहीं हुए तो। एक और रूट है वाया कनाडा। तो बहुत सारे भारतीय वाया कनाडा, जैसे स्पेशली पंजाब से लोग कनाडा जाते हैं पहले, फिर वहां से यूएस क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। बट आपको पता है कनाडा में जो ठंड पड़ती है, जो बर्फबारी होती है, जो ठंड पड़ती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, कहीं कहीं पे टेम्परेचर -35 -40 डिग्री चला जाता है। तो जैसे कि हम आगे के केसेस में देखेंगे कि ऐसे टेम्परेचर्स में बॉर्डर पार करना बहुत ही मुश्किल का काम है, जान जोखिम में डालने का काम है। तो जैसे आप मैप में देख रहे हैं, ये है सारी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, होंडुरुस, निकारागुआ। ये निकारागुआ वही है जिसकी फ्लाइट अभी फ्रांस ने ग्राउंड की थी, जिस पर 303 भारतीय पकड़ाए गए थे। ये 21 दिसंबर की बात है। कोस्टा रिका, पैनामा, इक्वाडोर, ये सारी कंट्रीज जो है ये लैटिन अमेरिकी देश है। तो ये लोग जो है यहाँ से आप जा सकते हैं, यूएस इलीगली घुसने की कोशिश कर सकते हैं। अब आप समझिए कि लैटिन अमेरिकी देश तो आप पहुंच गए, अब इसके आगे आप कैसे बढ़िएगा। तो लैटिन अमेरिकी देश से जो मेक्सिको जाने का सफर होता है वो होता है वाया कोलंबिया पैनामा बॉर्डर से। तो कोलंबिया और पैनामा दो कंट्रीज है, उनके बीच में जो बॉर्डर है वहां पे एक जगह होती है डेरियन गैप करके। डेरियन गैप जो है वो दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है। यहाँ पे विश्व का कोई भी कानून लागू नहीं होता है। यहाँ पे ड्रग कार्टेल्स है, यहाँ पे चोर उचक्के हैं, यहाँ पे किडनैपर्स है, यहाँ पे ऑर्गन ट्रैफिकर्स है। ये एक घना जंगल है जहाँ पे कोई भी कानून लागू नहीं होता, यहाँ पे कोई अथॉरिटीज नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ ड्रग कार्टेल्स, चोर उचक्के, किडनैपर, ऑर्गन ट्रैफिकर्स का एरिया है। अब आप ये समझिए कि ये जो है ये पूरा घना जंगल है और बहुत डिफिकल्ट टेरेन है क्रॉस करने के लिए।
और ऐसे टेरेन में आपको पैदल चल के 100 से 150 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। अब आप समझिए ये जो घना जंगल है इसमें सिर्फ चोर उचक्कों का ही डर नहीं है, यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स है, शेर है, बाघ है, यहाँ पे क्रोकोडाइल्स जो है, जहरीले सांप है, जहरीली मकड़ियां है। तो यहाँ पे आपको जान का खतरा सिर्फ चोर उचक्कों या ड्रग कार्टेल से ही नहीं है, आपको यहाँ पे डर वेनमस जो स्नेक्स होते हैं, जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं, जहरीले सांप, जहरीले बिच्छू, जहरीली मकड़ियां, क्रोकोडाइल्स, इन सब का भी डर सताता रहता है। और आपको इन डर के साथ 100 से 150 किलोमीटर पैदल चल के जाना है। यहाँ पे जो क्राइम्स कमिट होती है वो अनरिपोर्टेड है और अनपनिश्ड है। यहाँ पे अगर आपको कोई लूट ले, यहाँ पे अगर आपकी कोई हत्या कर दे, तो ये क्राइम्स पे कोई जस्टिस नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कानून लागू ही नहीं होता है। और अगर ये जर्नी सही से चली तो 8 से 10 दिन आपको लगते हैं, आपको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। तो 8 से 10 दिन आपको ऐसे जगहों से होके गुजरना पड़ता है। एक और चीज आप समझिए, ऐसी जो डेरियन गैप जो जगह है, डेरियन गैप में क्योंकि कानून लागू नहीं होता और अक्सर लोग ग्रुप में जाते हैं, तो बहुत बार ये खतरा होता है कि आपके ही ग्रुप वाले आपकी हत्या कर दे। इसके पीछे कारण ये होता है कि अगर आप बहुत बड़े ग्रुप में जा रहे हैं तो आपके पकड़ाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। कि अगर आप मान लो 20 लोग जा रहे हैं, 20 लोग फांदने की तैयारी कर रहे हैं बॉर्डर को या मेक्सिको के वॉल को, तो आपके पकड़ाने की चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। तो बहुत बार क्या होता है कि ग्रुप के ही कुछ लोग आपको मार सकते हैं। तो आपको जो 8 से 10 दिन का जो ये सफर है, आपको पूरे टाइम चौकन्ने रहना है, आप सो नहीं सकते, आपको पूरे टाइम यही यही डर सताता रहेगा कि कोई मेरे को मार ना दे। और ऐसे बहुत से केसेस है डेरियन गैप के, अगर आप हम आगे भी डिस्कस करेंगे, कि जहां पे लोगों को लूटा जाता है, लोगों को मार के उनके ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग होती है। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना खतरनाक जगह है ये। अब जो ये ग्वाटेमाला करके जो एरिया है वो एक बिग कोऑर्डिनेशन सेंटर है। तो ये एक कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है, यहाँ पे माइग्रेंट्स जाते इलीगली घुसते हैं ग्वाटेमाला में, और उन्हें न्यू जो ट्रैफिकर्स होते हैं, जो न्यू एजेंट्स होते हैं, उनको पकड़ा दिया जाता है। अब उनकी जिम्मेदारी होती है आपको ग्वाटेमाला से मेक्सिको ले जाने की और मेक्सिको से फिर वापस यूएस ले आने की। अब ये जो है ये सब चीज जब हो रही होती है तो आपके दिमाग में हमेशा एक डर तो रहता ही है कि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी से आप पकड़ा सकते हैं, चाहे वो ग्वाटेमाले का हो, चाहे वो मेक्सिको का हो, चाहे वो यूएस का हो। तो आपको पूरे टाइम आपको गवर्नमेंट एजेंसीज, पुलिस, इन सबको तो अवॉइड करके ही चलना पड़ेगा। ये आप मैप में देख सकते हैं, ये है डेरियन गैप की जगह। ये जो है ये 150 किलोमीटर्स का जो ये ट्रेंच है, तो ये पूरा घना जंगल है, यहाँ पे कोई कानून लागू नहीं होता, और 8 से 10 दिन इसको पैदल कवर करने में लग जाते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना जान का जोखिम है इस रास्ते से 8-10 दिन गुजारना। एक और तरीका होता है, वो है वाया सैन एंड्रेस, और वो जाती है फिशरमैन्स के तक। तो ये एक समुद्र के थ्रू लेके जाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ये कोलंबिया से स्टार्ट होता है, जो सैन एंड्रेस करके जो जगह है, और ये रूट यूज होता है कि फॉरेस्ट जो है वो पैनामा का जो डेरियन गैप है, इस जगह को अवॉइड करने के लिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देके चाहते हैं कि हमको ये डेरियन गैप क्रॉस ना करना पड़े, तो उनके लिए एक ऑल्टरनेट रूट है। बट ये रूट भी खतरों से कम नहीं है। आप अगर देखें तो ये जो है यहाँ से बोट निकलती है और वो लेके जाती है निकारागुआ गुआ, ठीक है, और वो एक सेंट्रल अमेरिकी कंट्रीज है। अब ये फिशिंग बोट्स होते हैं, और ये जो फिशिंग बोट्स है ये जो है ये कभी भी पलट सकते हैं। ये अगर पानी में पलट गए तो आपको बचाने वाला वहां कोई नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी जो एजेंट्स है, इन्हें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप वहां मर भी गए तो एजेंट्स का कुछ नहीं जाता, उन्होंने आपसे पैसे ले रखे हैं। तो अगर आप वहां पे बोट पलटने से मर जाए, या फिर अगर आपको वहां पकड़ लिया जाए, तो एजेंट्स आपको छोड़ के अपनी जान बचाने के लिए भाग जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सारे केसेस है कि जो बोट्स जो है वो उलट जाते हैं और लोग मर जाते हैं। तो आपको यहाँ पे बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। फिर उसके बाद क्या है कि यहाँ पे पूरी तरह से आप एजेंट्स की मर्जी पे, मतलब अगर आपको, क्योंकि वो रास्ता नहीं पता, आपको वो जगह नहीं पता, ये जो देश है वो अननोन है, तो आप वहां पे कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ आप एजेंट्स के भरोसे है। अगर वो एजेंट आपको गोली मार के आपको अगर ऑर्गन ट्रैफिकर्स को बेच भी दे तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उस जगह का रास्ता ही नहीं पता है और आप इलीगली घुसे हैं। तो आप किसी भी मोमेंट पे कहीं पे भी जाके पुलिस या किसी की सहायता तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि आप खुद ही इलीगल माइग्रेंट है। अब क्या होता है कि अक्सर इन ऐसी जगहों पे फ्रॉड होता है, जो एजेंट्स जो है, क्योंकि ये जो लैटिन अमेरिकी देश है ये उतने समृद्ध नहीं है, तो अक्सर एजेंट्स जो है वो पैसा वसूल करके आपको आपको या तो बीच सड़क में कहीं छोड़ देंगे, या तो आपको कहीं पे मिलने बुला के वो खुद ही नहीं आएंगे, या तो बहुत से बहुत वर्स्ट केसेस में क्या होता है कि आपको मार के आपके ऑर्गन ट्रैफिकर्स को बेच दे, या फिर ड्रग कार्टेल्स आपको पकड़ ले, या तो आपके पास जो भी पैसा है, जो भी जेवरात है, जो भी आप लेके निकले हैं, वो आपसे छीन ले।
तो ये बहुत ही कॉमन चीज है, तो ये फ्रॉड होते ही रहता है। तो ये एजेंट्स, लेकिन आपके पास कोई तरीका नहीं है इन एजेंट्स पे भरोसा करने के अलावा। अब दिक्कत क्या होती है कि अगर आपको ऐसे देशों में छोड़ दिया जाए, तो आपके पास ना वहां की करेंसी है, ना आपके पास खाने पीने की वस्तुएं हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कितना मुश्किल होगा। और इसका कोई ठिकाना नहीं है, इनडेफिनेट नंबर ऑफ डेज के लिए आपको छोड़ा जा सकता है वहां पे। कोई गिनती नहीं है कितने दिनों के बाद वो एजेंट आएगा, कितने दिनों के बाद आपको लेके जाएगा, आपको वहां पे बस छोड़ दिया जाता है। अब आप समझिए कि अगर आपने डैरियन गैप या फिर सैन एंड्रेस रिवर, ये जो सैन एंड्रेस वाला रूट है, इन दोनों में से किसी एक को क्रॉस करके आप मेक्सिको पहुंच गए, तो उसके बाद आती है अगली चुनौती, वो है मेक्सिको यूएस बॉर्डर की। तो जो मेक्सिको यूएस बॉर्डर में अभी जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था, तो मेक्सिको और यूएस के बीच में कई जगहों पे वॉल बना दिया गया है। और उसके अलावा जहां पे वॉल नहीं है वहां पे फेंसिंग होके रखती है। तो आपको या तो वॉल कूदना पड़ता है, या तो आपको फेंसिंग के थ्रू जाना पड़ता है। अब इसमें सबसे बड़ा रिस्क तो वही रहता है कि आपको लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पकड़ लेगी। अगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने पकड़ लिया, तो फिर आपको भारत वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दूसरा होता है कि अगर आप यूएस कनाडा बॉर्डर से घुसने की कोशिश करें, तो वहां पे जो क्लाइमेट है वो बेहद ठंड वाला होता है। तो आप समझ रहे हैं -35 -40 डिग्री में वो बॉर्डर क्रॉस करना कितना मुश्किल काम हो सकता है। तो उस केसेस में भी आपकी बहुत बार मृत्यु हो जाती है, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। तो ये तरीका भी बहुत ही जान का जोखिम से भरा हुआ तरीका है। तो बहुत सारे लोग पर ये तरीका भी इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि चलिए अगर आप मान भी ले कि आपने यूएस बॉर्डर मेक्सिको वॉल पार कर लिया और आपको वहां के अथॉरिटीज ने पकड़ लिया, तो आपको डाल दिया जाएगा डिटेंशन सेंटर्स में। अब डिटेंशन सेंटर जो होता है वो जेलों से भी बदतर हालत होती है। वहां पे आपको पहनने के लिए कपड़े तक नहीं दिए जाते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये वहां पे रहने वाले लोग बता रहे हैं कि आपको बस एक सिल्वर फॉइल दी जाती है, आपके कपड़े उतरवा लिए जाते हैं और आपको ठंड में एसी चला के वहां रख दिया जाता है। तो वहां पे हालत जो है वो जेलों से भी बदतर होती है। और आपका जब तक केस चलता रहेगा, ये केस चलता है, यूएस डायरेक्ट रिपोर्ट नहीं करती, तो आपसे पूछा जाता है। तो बहुत सारे लोग जो है वो असाइलम की मांग करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे। वो बोलते हैं कि हमारी जान को खतरा है भारत में, या फिर हमारे ऊपर अटैक होता है भारत में, या हमारे जो कम्युनिटी है उनको खतरा है भारत में, भारत की गवर्नमेंट से। तो उन्हें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वो असाइलम की मांग करते हैं। पर ये जो केसेस है ये बहुत लंबे अंतराल तक चल सकते हैं, और तब तक आपको डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाएगा। अब अगर आप डिटेंशन सेंटर्स में रखे रखे अगर आपका ये केस जो है, और अक्सर ये होता है कि आपको केस में आपके जान का जोखिम आपको प्रूफ करना पड़ता है। जब ये प्रूफ नहीं हो पाता है, तो आपको वापस भारत डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो अगर मान लीजिए आप 9-10 महीना इतना मुश्किल करके आपने अगर डेरियन गैप पार किया है, उसके बाद वॉल फांद के अगर आप यूएस पहुंचे भी, वहां पे डिटेंशन सेंटर में जो जेल से भी बदतर है वहां रुक गए, और आपने आपने अगर प्रूफ नहीं कर पाया कि आपकी जान को सही में खतरा था, तो और आपको वापस भारत भेज दिया जाए, तो आप सोचिए कि ये जो पूरी जर्नी है, इस जर्नी का क्या फायदा हुआ। आपने अपने जान जान की बाजी लगा दी, आपने अपने पैसे गवा दिए, और आपको वापस भारत में ही भेज दिया गया। तो अक्सर ये सारी चीजें देखी जाती है, बहुत सारे लोगों को इनका अंदाजा नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को ये पूरी प्रोसेस पता नहीं होती है, वो इन सब में कूद जाते हैं। बट उन्हें पता नहीं होता कि इसमें कितना खतरा है, कितनी चुनौतियां है, तो कितनी कठिनाइयां हैं। तो यही सब चीजों के लिए जागरूक करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। अब एक और तरीका होता है कि अगर आपने मान लीजिए मेक्सिको से क्रॉस करके एरिजोना डेजर्ट पहुंच गया, तो एरिजोना में ना जो डेजर्ट एरिया है वहां आपको पैदल चल के घुसना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग तपती गर्मी में उस डेजर्ट में क्रॉस नहीं कर पाते, या तो वहां बेहोश होकर गिर जाते हैं, फिर उन्हें पकड़ लिया जाता है, या तो फिर वहीं पे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप समझ रहे हैं कि कितना खतरों भरा खेल है ये, आपके पैसे जा रहे हैं, आपके जान का जोखिम है। और ऐसा भी नहीं है कि आपने कम पैसे दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना घर बेच के इसमें पैसे लगाते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक तरीका है, बहुत ही इलीगल और अवैध तरीका है। और इसमें बहुत ही कम ही लोग हैं जो ये सक्सेसफुली पार कर पाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ रियल लाइफ केसेस जो हकीकत में हुए हैं, ऐसे केसेस। तो आप पहला केस देख सकते हैं, ये है फोटो है ब्रिज कुमार यादव और पूजा यादव का। तो ये लोग जो है ये गांधीनगर से थे, और ये जो है यूएस मेक्सिको बॉर्डर फांद के पार कर रहे थे, वॉल फांद के पार करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है। तो इसमें जो है, जो ये ब्रिज कुमार यादव है, उनकी वॉल फांदने के टाइम मृत्यु हो गई। तो उनकी जो पत्नी है, तो वो जो है वो यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के साथ है। और इनका जो बेटा है 3 साल का, वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के कैप्चर में है। तो आप समझिए ये एक फैमिली थी 3 लोगों की, ब्रिज कुमार, उनकी पत्नी और उनका एक 3 साल का बेटा।
ब्रिज कुमार की वॉल फाड़ने के समय मौत हो जाती है और उनकी पत्नी और उनका बेटा अब यूएस के अथॉरिटीज के पास यूएस के अथॉरिटीज के साथ रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने खतरों का चीज है ये। एक और केस हम देखते हैं, एक ये करण सिंह करके है, ये 28 साल के सियोंती विलेज ऑफ पठानकोट से है। ठीक है, तो इन्हें क्या हुआ था कि ये जा रहे थे स्पेन के लिए, इन्हें एक जॉब मिली थी स्पेन के लिए, तो इन्होंने एजेंट्स के थ्रू इलीगली घुसने की कोशिश की। तो अब इन फैमिली बताती है कि इन्होंने 14 लाख रुपए भी दिए। पर क्या हुआ कि इन्हें जब स्पेन ले जाया जा रहा था तो उसी रास्ते में इन्हें रशिया के थ्रू ले जाने की कोशिश की गई थी, और रशिया से जब इन्हें बेलारूस में छोड़ा गया तो ये जो बेलारूस के जो घने जंगल है वहां पे ये गुम हो गए, और फिर फिर जो है इनकी आज तक कोई अता पता कोई खबर नहीं है। तो इनकी फैमिली जो है वो भारत में कई बार सेंटर और स्टेट से गुहार लगा चुकी है कि इन्हें ढूंढने में उनकी मदद की जाए, बट क्योंकि अब ये बेलारूस के जंगलों में गुम हो गए थे और इलीगली घुसने की कोशिश कर रहे थे, कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो इसका आज तक कोई पता नहीं लगा है। एक और केस देखते हैं हम। ये केस है जितेंद्र नाम के इंसान का, जो यूएस घुसने की कोशिश कर रहे थे, और इन्हें क्या हुआ था कि ये यूएस घुस गए, इन्होंने सक्सेसफुली यूएस में एंट्री कर ली और वहां पे एजेंट से पकड़ा गए। अब वहां पे 11 महीने तक इन्हें एक डिटेंशन सेंटर में रखा गया था, जहां इनके कपड़े उतरवा के इन्हें एक सिल्वर फॉइल दी जाती थी। 11 महीने डिटेंशन सेंटर में थे, और इनके साथ जो भी लोग थे, हरियाणा, नेपाल, अलग अलग जगह के लोग थे। ठीक है, और इन्होंने 11 महीने बिताए, और इनके दिमाग में अगर आप इनकी स्टेटमेंट सुनिएगा तो वो बोलते हैं कि ऑल्दो इट वॉज अ जेल, इट वॉज इन अमेरिका। मतलब वो भले ही डिटेंशन सेंटर था, भले ही जेल था, पर वो अमेरिका में था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का जुनून इन लोगों के सर पे है अमेरिका में जाने का, कि ये वहां की जेल में रहने को भी रेडी है। तो 11 महीने तक इन्होंने कोशिश की, 11 महीने तक इन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया, और उसके बाद इन्हें वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया गया। तो आप समझ रहे हैं कि इतनी सारी जो चीजें हैं इन्होंने, अगर अगर आप इनकी आगे की बात सुने तो ये बता रहे थे कि इन्होंने डेरियन गैप जो जगह थी वो पार की। तो डेरियन गैप जगह में इन्होंने बहुत सारे जो है जहरीले सांप, स्कॉर्पियंस, मकड़ियां, ये सब देखा। पूरे टाइम बारिश होते रहती थी, 7 से 8 दिन लगे इनको रास्ते क्रॉस करने में। और वहां पे भी था कि भाई वहां पे जो पेट्रोलिंग फोर्सेज है यूएस बॉर्डर के आसपास, वहां पे भी इनको कंटिन्यूअस डर था कि इनको कहीं पकड़ ना लिया जाए। अब इसके बाद जब डेरियन गैप की ये बात बताते हैं कि जब ये पूरे दिन चल के जब रात में थके हारे हालत में होते थे, जब ये सोने जा रहे होते थे, तब भी इनको ये डर सताता था कि उनके ग्रुप से कोई इनकी हत्या ना कर दे। तो इन्होंने 7 से 8 दिन अच्छे से ना सो पाए हैं, ना खा पाए हैं, ना पानी पी पाए हैं। और इसके बाद भी क्या हुआ, वो यूएस में पकड़ा गए। 11 महीने उन्हें यूएस के डिटेंशन सेंटर में रखा गया, और उसके बाद उन्हें वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया गया। अब इसके बाद हम समझते हैं, एक 12 यंग लोग जो पंजाब से निकले थे ब्रिटेन के लिए। तो अमृतसर के ये 12 लोग थे, ये अमृतसर टू ब्रिटेन जाने वाले थे। इनका रास्ता था काबुल, जो कि अफगानिस्तान में है, और वहां से फिर रशिया, साइबेरिया। ठीक है, तो अब ये बताते हैं कि इन्हें एक जो कंटेनर होता है जिसमें सामान ले जाया जाता है, उस कंटेनर के अंदर इन्हें ठूस के 12 लोगों को ठूस दिया जाता था कंटेनर में। और वो बता रहे थे कि ये कंटेनर जो है वो यहां से जाएगा मिन्स्क, मिन्स्क से जाएगा पोलैंड, पोलैंड से जर्मनी, और वहां से फिर डायरेक्टली बेल्जियम या फ्रांस, जहां से उन्हें इलीगली यूके घुसाया जाएगा। अब क्या होता है कि जो इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल में जो पुलिस है वो डिजिटल स्कैनर्स यूज करती है। वो टेम्परेचर को नापने के लिए एक डिजिटल स्कैनर यूज करती है हर एक कंटेनर पे, कि अगर कोई इंसान उसके अंदर है तो आपको डिजिटल स्कैनर के थ्रू पता पड़ जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, जो ये इलीगली अवैध तरीके से जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने को एक थिक प्लास्टिक बैग्स, जो थिक प्लास्टिक की जो बैग्स होती है, इसके अंदर अपने आप को बांध लेते हैं, और अपने आप को ऐसे कस के बांध लेके अपने आप को सफोकेट कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं इनमें से, 12 लोग में से, जो सफोकेशन की वजह से मर गए। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना कठिन, कितना जान का जोखिम है इस रास्ते में। तो ये 12 के 12 लोग अपने आप को एक प्लास्टिक बैग में, खुद को ही प्लास्टिक बैग में बांध के, इन्हें कंटेनर में ठूस के, इन्हें इंग्लिश चैनल किसी तरह क्रॉस करवाया जा रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जोखिम भरा मार्ग है ये। एक और केस है मलकित का। तो मलकित जो है वो मिड फरवरी में निकले थे, और उन्होंने उनसे उनकी फैमिली की लास्ट बात हुई थी मार्च 7 को ग्वाटेमाला में। ठीक है, अब मलकित की फैमिली जो है, उन्हें उसकी डेथ के बारे में कैसे पता चला, ये हम आपको बताते हैं।
जो मलकित का एक जो वीडियो है, वो एक वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे, जिसमें एक रेड शर्ट में, एक रेड और ब्लैक स्ट्राइप्स के टी शर्ट में एक इंसान की एक मृत इंसान की लाश पड़ी हुई मिली थी एक जंगल में। और उस लाश में ये पता पड़ रहा था कि उसको गोली मार दी गई है, मतलब सर पे गोली मारी हुई है। तो जब परिवार के पास ये वीडियो पहुंचा तो उन्होंने देखा कि ये तो उनका मलकित है। अब परिवार वाले बताते हैं कि उन्होंने 40 लाख रुपए दिए थे ईश्वर सिंह नाम के एक एजेंट को। तो ईश्वर सिंह नाम के एक एजेंट को मलकित ने 40 लाख रुपए दिए थे उसे किसी तरह यूएस पहुंचाने के लिए। अब क्या होता है कि अब ये एजेंट्स जो है ये पैसे लेके भाग जाते हैं। अब मलकित जो है, मलकित की लाश मिली है जंगल, घने जंगलों में। उसे किसने मारा, उसकी जो बॉडी है वो तक लास्ट राइट्स के लिए वापस भारत नहीं ला जा पाई। तो आप समझ रहे हैं कि कितना कितना जोखिम है इन रस्तों में। फिर भी लोग ये रास्ते उठाने के लिए, क्योंकि उनके अंदर ये जो बाहर की चमक धमक की संस्कृति है उसके प्रति इतना जुनून है कि वो इन ऐसे जान की जोखिम लगा के, जान की बाजी लगा के भी जाने को राजी है। अब आपको एक और केस बताते हैं जगदीश पटेल का। तो जगदीश पटेल की जो फैमिली थी, वो 4 लोगों की फैमिली थी। वो 19 लोगों के साथ यूएस जाने की तैयारी कर रहे थे। तो जो 11 लोग थे उनमें से वो लोग यूएस कनाडा के थ्रू जाने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि हमने आपको बताया, कनाडा यूएस बॉर्डर में बहुत ठंड पड़ती है, -35-40 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। तो ये 4 लोगों की फैमिली थी। तो जगदीश पटेल, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे। तो ये बताया जा रहा है कि उनसे 75 लाख रुपए लिए गए थे। 75 लाख रुपए, 75 lakhs रुपीज उनसे लिए गए थे, ये इलीगली उनको यूएस घुसाने के लिए। और हुआ क्या वो मैं आपको बताता हूँ। जो ये कनाडा के लिए जो निकले थे लोग, उसके बाद क्या हुआ कि कैनेडियन पुलिस को ये जो है जगदीश पटेल, उनकी वाइफ का नाम है वैशाली, और उनके 2 बच्चे थे विहांगा और धार्मिक। तो विहांगा 12 साल की थी और धार्मिक जो है वो 3 साल का था। तो इन पूरी 4 के 4 लोगों की लाश इनको कैनेडियन बॉर्डर पे मिली। कैनेडियन पुलिस ने इनकी लाश यूएस कैनेडियन बॉर्डर पे मिली। 19 जनवरी की बात है ये। चारों के चारों लोग की डेथ जो हुई थी वो फ्रोजन फ्रोजन टू डेथ हो गई थी, उनको ठंड से मौत हो गई थी। ठंड में जमने के कारण इनकी मौत हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि लोग इतने, इनके दिमाग में ऐसा जुनून है कि अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके भी इलीगली घुसने को राजी है। 75 लाख रुपए, 75 lakhs रुपीज दे के किसी तरह यूएस घुसने के लिए ये लोग अपने बच्चे, अपनी पत्नियों को लेके जाते हैं। और ऐसे आप समझिए कनाडा यूएस बॉर्डर पे इनकी बर्फ में ठंड से जम के मौत हो जाती है। अब आपको हम एक और चीज बताएंगे, ये है दीपक पहाल की, एलियास जिसको बॉक्सर बॉक्सर बुलाया जाता है। तो ये जो है, ये एक नॉर्थ दिल्ली में बुरारी में एक मर्डर केस का आरोपी था। तो ये जो नॉर्थ दिल्ली का मर्डर केस का आरोपी है, ये इसने भागने के लिए दिल्ली से यूएस जाने के लिए इन्हीं इसी रूट का इस्तेमाल किया था, डोंकी रूट का इस्तेमाल किया था। तो अगर 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 हम देखें तो उन्हें उसे पहले भारत से लेके कलकत्ता, मतलब भारत में कलकत्ता से लेके दुबई ले जाया गया था। फिर वहां से कजाकिस्तान, फिर वहां से टर्की, फिर वहां से सुरीनेम, फिर वहां से पोर्ट ऑफ स्पेन, फिर वहां से पनामा सिटी, कोस्टारिका, एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला और लास्ट में मेक्सिको। तो आप समझ ही सकते हैं कि इतनी सारी कंट्रीज का ट्रैवल करा के, इतनी सारी कंट्रीज में इन्हें अननोन जगहों पे रख रख के इन्हें ले जाया गया था। और इसके बाद क्या हुआ कि बॉक्सर जो है उन्हें लास्ट में मेक्सिको में पकड़ाया गया और उन्हें वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया गया। तो आप समझ रहे हैं कि इन कंट्रीज में अगर आप कहीं भी पकड़े जाते हैं, किसी भी जगह अगर आपको गवर्नमेंट एजेंसीज ने पकड़ लिया, तो आपके पैसे तो डूबेंगे ही, साथ ही साथ आपको भारत डिपोर्ट कर दिया जाएगा। एक और केस देखते हैं हम, एक श्यामलाल पुरी करके है। वो उन्होंने ये बताया है कि जो इलीगल्स है वो अगर यूएस पहुंच भी जाए तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो वहां जाके डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उनके रोजगार नहीं मिलता, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। तो क्या होता है कि जब वहां पे इतनी ठंड पड़ती है यूके में कि वो अपनी बॉडीज को ना ऑयल रगड़ के गर्म रखने की कोशिश करते हैं। उन्हें जो है वो जो डॉग फूड होता है ना, डॉग फूड जो पड़ा रहता है वो खा के वो जिंदा रहते हैं, वहां पे बेंचों पे जाके सोते हैं। ऐसा हालत होता है जब आप 30-40 लाख रुपए दे देते हैं एजेंट्स को, और उसके बाद आप यूके पहुंच के आपकी जॉब नहीं लगती, आप डिप्रेस हो जाते हैं, आप वहां किसी को जानते नहीं है। तो ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों से ये पूछा गया कि वो भारत क्यों नहीं लौटना चाह रहे, तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि उनके ऊपर लोन है, उनकी फैमिलीज का नाम खराब होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारत वापस जा नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने लोन पे पैसे लेके आए, उन्होंने घर बार बेच के आए, वो इलीगली घुसे हैं। तो ये बहुत ही जोखिम भरा रास्ता है।
तो इतने सारे रियल लाइफ केसेस के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये कितना जोखिम भरा है। इसमें जान की बाजी लगा के लोग जाते हैं, इसमें पैसे खर्च होते हैं। तो लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये सारी चीजें देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि मतलब अभी हम लोगों ने बात की तो आपको ऐसा लग रहा हो कि ऐसा लोग करते क्यों है, बट ऐसे लोगों की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, जो उसकी सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। आप समझिए, ये जो आंकड़ा है 2,500 से 1 लाख पहुंच गया है, और ये इस कदर बड़ा है, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, ना सिर्फ हम भारतीयों के लिए बल्कि गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए भी, जो कि ये एजेंट्स को पकड़ नहीं पा रहे हैं, जो ये फ्रॉड वाले एजेंट्स है, जो ऐसी चीजें फ्रॉड करके पैसा लूटते हैं। तो इसमें रिस्क ऑफ लाइफ तो है ही, आप समझ ही रहे, जान का जोखिम तो भरा हुआ है ही। लॉस ऑफ मनी और प्रॉपर्टी तो है ही, आपको पैसा बहुत भारी रकम चुकानी पड़ती है, आपको अपना घर बेचना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। और इस ये सब करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप वहां पहुंच जाएंगे। और अगर आप चलिए पहुंच भी गए, तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि वहां जाके आपकी लाइफ जो है वो सुधरी जाएगी। और इन सब में सबसे बड़ी दिक्कत है कि फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर इन रास्तों में किसी भी एक एजेंट ने अगर फ्रॉड कर दिया, तो आप एक अननोन कंट्रीज में आपको छोड़ दिया जाएगा, जहां आप किसी को नहीं जानते, जहां आप कुछ नहीं जानते। तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरों से भरा हुआ ये है। तो लास्ट में बस यही बात बोलना चाहूंगा मैं कि मेरे हिसाब से तो ये एकदम भी वर्थ इट नहीं है। 15 से 40 लाख 75 लाख रुपए में आप भारत में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये रास्ता नहीं नहीं अपनाना चाहिए। और मैं ये वीडियो एंड करना चाहूंगा एक मुहावरे के साथ, जिसको ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो जो भी चमकती हुई चीज है वो हमेशा सोना नहीं होती। धन्यवाद।